तो प्रीवियस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन हो गया था और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ये कल का क्लास था, प्रीवियस क्लास। अब इसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो पहले जितने भी इक्वेशन कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार हम लोग देख लें। प्रोग्रेसिव वेव को जो रिप्रेजेंट किया था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हमने कहा था कि y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर वैसे ही ये फॉर्म दे रखा है, देखो ध्यान से, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब पाई को बाहर लिखा है तो आप इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हो, 2 साइन, पाई को अंदर ले जाओ, पाई इंटू 0.5x माइनस 5 इंटू 200t। इससे कंपेयर करें तो ये k का वैल्यू पाई इंटू 0.5 आ गया। इससे कंपेयर करें तो टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई इंटू 200। अब के प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या डिमांड करा वो बाद में, पहले हम लोग कोफिशिएंट, जनरल इक्वेशन, ये सब लिख करके देखते हैं क्या क्या वैल्यू हम लोगों को मिल सकता है। अब फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे। इसको 2 पाई बाई टी लिखते हैं। अब यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो यहां पर वेव वेलोसिटी पूछा है और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो ओमेगा और के का रेशियो तो सिंपल है यार, ये पूरा हमें के मिला हुआ है, वेवलेंथ की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा हमको ओमेगा मिला हुआ है। तो यहां ओमेगा का वैल्यू डाल दो, पाई इंटू 200, के का वैल्यू डाल दो, पाई इंटू 0.5। सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। देख लेते हैं, इरेज करें इसको तो ऑप्शन भी हम लोग चेक कर लें। डी ऑप्शन है और आंसर भी हमारा 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 0.2 cos पाई, फिर वैसे इसी फॉर्म में ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फेज डिफरेंस। कहता द डिस्टेंस एंड टाइम इन सेकेंड, what will be the minimum distance between two particles having the phase difference of pi by 2। तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 के लिए मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पाथ डिफरेंस निकाला था, तो देख लो कॉपी में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन था। तो यहां पर हम लोग कंपेयर करके इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पहले यहां पर हम लोगों को इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए कॉस पाई इंटू 0.04t प्लस पाई इंटू 0.02x
माइनस पाई इंटू पाई बाई 6। अब ये हमारे लिए ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू पाई इंटू 0.04, ये हमारे लिए के है, तो के का वैल्यू पाई इंटू 0.02। तो हमें पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लिखा भी था। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखिए, सिंपली डेल्टा लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब यहां पर फेज डिफरेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में पाई बाई 2 गिवन है, ठीक। अब यहां से हम लोगों को लेमडा का वैल्यू चाहिए और 2 पाई तो आए, तो लेमडा कहां से मिलेगा, इससे मिल जाएगा। 2 पाई बाय लेमडा इज इक्वल टू पाई इंटू 0.02, पाई और पाई कैंसिल, तो लेमडा का वैल्यू 2 डिवाइड बाय 0.02, लेमडा का वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू यहां पर ये 2 पाई है और फेज डिफरेंस यहां पर पाई बाई 2, पाई पाई कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया, तो कितने आ गए ये ऊपर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 100 और नीचे 4, 25 सेंटीमीटर हम लोगों को पाथ डिफरेंस मिला। तो 25 सेंटीमीटर पाथ डिफरेंस के लिए ऑप्शन सी आ गया। चलो क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्रैवलिंग वेव पासेस ए पॉइंट of observation. At this point, the time interval between successive crests is 0.2 second and the wavelength. तो यहां पर हम लोगों को वेवलेंथ फाइंड करना है। अब यहां पर देख लेते, जब वेव कहता है कि ट्रैवल कर रहा है और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास कर रहा है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट। अब ये क्रेस्ट और क्रेस्ट, ये वेव हमारा है, ठीक, क्रेस्ट और क्रेस्ट, ये टोटल हमारा एक वेवलेंथ लेमडा, और टाइम कितना देगा, टी दे रहा, ठीक। अब फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या हो गया, जब भी यहां पर लेमडा होता है वेवलेंथ, तो फेज डिफरेंस जैसे सिंपली आप यहां से स्टार्ट कर लो 0, ये पाई और ये 2 पाई, इसका मतलब ये पूरा एक टाइम, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लेमडा। इसका मतलब जब कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ होगा तो एंगल या फेज डिफरेंस 2 पाई, तो फेज डिफरेंस का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 2 पाई, ठीक। फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन कल ही हम लोगों ने पढ़ा, डेल्टा फाइजिकल टू 2 पाई बाई टी इनटू टाइम डिफरेंस। अब डेल्टा फाई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को 2 पाई मिला, तो 2 पाई बाई टी इनटू टाइम डिफरेंस। अब टाइम डिफरेंस हम लोगों को दे रखा क्वेश्चन में 0.2 सेकेंड, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 0.2। ऑप्शन भी हमारा क्या पूछ रहा है यहां पर, द टाइम इंटरवल ये दे रखा है, तो हमको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ये सारे टर्म है, तो यहां पर टाइम का वैल्यू मिल गया, तो ऑप्शन में तो यहां से हम लोगों को वेवलेंथ नहीं मिल रहा है, ठीक,
और यहां से हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/0.2 10/2 मीन्स 5 हर्ज और पर सेकेंड। ऑप्शन में 5 हर्ज है तो ऑप्शन बी में 5 हर्ज है, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करें इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एट ए मोमेंट इन ए प्रोग्रेसिव वेव द फेज ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज π/3, then the phase of the particle 15 centimeter head ahead होगा, and at the time t/2 will be if the wavelength is 60 centimeter। तो हम लोग ये यहां पर मान ले कि एक पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उस कंडीशन में कहता है जो फेज दे रखा वो π/3 का है। इसका मतलब अब कहता है कि फेज ऑफ पार्टिकल 15 सेंटीमीटर अहेड एंड टाइम t/2 विल बी। तो सेकेंड पार्टिकल का फेज हमको नहीं पता, इसलिए हम उसको पाई एज्यूम कर ले। और ये ऑलरेडी पहला पार्टिकल का जो एसएचएम का फेज दे रखा वो π/3, इसका मतलब 5 - π/3 सेकेंड पार्टिकल का हो गया। और इसको हम लोग फेज डिफरेंस को लिखते हैं 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां पर लेमडा का वैल्यू दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो 5 - π/3 is equal to 2π divided by 60 सेंटीमीटर into 15। कितना आ गया? तो 5 - π/3 is equal to π/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो π/2 प्लस π/3, देखो कितना आ जाएगा 5π/6। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। पेश करें इसको। अब कहता है टू वेव्स आर गिवन बाई, दोनों वेव का इक्वेशन दे रखा है। कहता द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। कल ही आपको ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था कि पहला वेव इक्वेशन ये दे रखा है और दूसरा वेव इक्वेशन ये है। तो फेज डिफरेंस आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों हार्मोनिक फंक्शन एक हो, एक साइन है दूसरा कोसाइन है। तो पहला y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा y2 इज इक्वल टू ए कॉस है ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो अपने आप आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो ए कॉस, कॉस को साइन बनाना है तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब यहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स में 90 डिग्री ऐड कर दें तो ये कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग ऐसे इसको phi 1 मान लें और इसको phi 2 मान लें।
तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, phi2 माइनस phi1। तो यहां से ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, इसमें से ये phi1 को सबट्रैक्ट कर दें तो माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां से ओमेगा टी और के एक्स कैंसिल हो गया, तो पाई बाई टू फेज डिफरेंस। ऑप्शन में हमारे पास पाई बाई टू डी ऑप्शन है। क्लियर? इरेज करें। अब आ जाए यहां पर वेव का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस ऑफ वेव का मतलब क्या है? कहता है जब वेव्स इंसिडेंट होता है किसी ऑब्स्टिकल कह सकते हैं या सिंपली किसी मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है और वो रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब रिबाउंड्स टू द सेम मीडियम, या पार्शियली वो किसी मीडियम में एब्जॉर्ब हो गया, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे लाइट के टर्म में भी पढ़ा आपने, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि एक पॉलिश सरफेस है और रे ऑफ लाइट एंटर किया और ये टर्न बैक टू इट्स सेम मीडियम, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते थे। और जब ये दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता था, मतलब एब्जॉर्ब बाय द सेकेंड मीडियम, इस मीडियम में ये जो फाइनली रे हम एरो से दिखा रहे हैं, ये वाले एरो से, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते थे। तो वही कहता है कि वेव्स आर इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। अब मीडिया क्या है? सिंपली मान लो कि हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से और बातचीत कर रहे हैं, बगल वाले रूम में कोई हमारी बातों को सुन रहा है। इसका मतलब वहां पर हमारे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो साउंड वेव्स ऑब्स्टिकल के द्वारा कहीं ना कहीं डेविएट होकर के उसको सुनाई दे। उसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, बेंडिंग ऑफ साउंड राउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल। तो यहां पर जैसे एक ऑब्स्टिकल है, अब यहां से जैसे मान लो कि ये सिंपल साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुआ और ये वापस आपको सुनाई दिया, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा, जिसको हम लोग इको ऑफ साउंड भी कहते हैं। और यही साउंड वेव्स दूसरे मीडियम से पास कर जाए तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये एक लेयर है, एक बाउंड्री है जो इस मीडियम और इस मीडियम को डिस्टिंग्विश करता है। तो वही कहता है कि ये बाउंड्री है बिटवीन द टू मीडिया। तो इंसिडेंट वेव रिटर्न बैक हो जाएगा सेम मीडियम में, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कह देते हैं। और एब्जॉर्ब हो जाए सेकेंड मीडियम में, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन। तो वेव के टर्म में भी हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहां से हो। ठीक, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो। अब रिफ्लेक्शन जब होगा तो वेव इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, यह हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां पर मीडियम कैसा होगा, तो मीडियम से रिलेटेड हम लोग दो तरह के मीडियम को हम लोग लिखते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। अब मीडियम को कैसे हम लोग यहां पर डिस्टिंग्विश करते हैं, तो कहता है कि मीडियम हम लोग डेंसर लेते हैं। डेंसर मतलब रिलेटिव टू द अदर, जहां स्पीड ऑफ वेव उस मीडियम में लेसर हो जाए, ठीक, तो उसको हम लोग डेंसर लेते हैं। इन कंपैरिजन टू एयर स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वाटर। वाटर में हम लोगों ने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम है। इसका मतलब यहां पर बिल्कुल रे ऑप्टिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। रे ऑप्टिक्स में वाटर डेंसर मीडियम होता था, लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ साउंड इन डेंसर मीडियम मतलब वाटर में ज्यादा है। ठीक, तो हमारे लिए वाटर यहां पर साउंड के केस में रेयर मीडियम बन जाएगा। नहीं, रीजन है ना, आप देखो ना,
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी इन एयर क्या हो गया 332 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर अप्रॉक्सीमेटली 500 था, याद है? नहीं 500 के अप्रॉक्स, स्टील में मैक्सिमम था 1500 के अप्रॉक्स। ठीक, तो यहां पर वाटर में स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है कि वाटर हमारे लिए यहां पर रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और एयर हमारे लिए डेंसर मीडियम बन गया। आगे समझ में, वो हमने यहां पर लिख रखा है। देखिए क्या लिखा, इन कंपैरिजन टू एयर स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वाटर, hence water is rarer medium for sound waves with respect to air, but it is not true for light, means electromagnetic waves. For light waves water is denser medium with respect to air. आगे समझ में, रेयर और डेंसर। अब दूसरी बात है, अब मान लो कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हमारे घर में ऑब्स्टिकल में क्या क्या हो सकता है, विंडो हो सकता है, डोर हो सकता है। तो यहां पर हम लोग जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव लेंगे, तो जब कहीं पर कोई स्ट्रिंग में यदि वेव का प्रोपगेशन हो रहा है और यहां स्ट्रिंग फिक्स्ड हो जाए, तो इसको हम लोग रिजिड ले लेंगे, मतलब डेंसर मीडियम, जहां फिक्स हो जाए। और मान लो स्ट्रिंग फिक्स ना हो, जैसे हम लोग गाय को एक खूंटी से बांधते तो एक कड़ा होता है, नहीं, सर्कुलर शेप का रिंग की तरह, और वो हम लोग खूंटे में डाल देते हैं। ठीक, अब मान लो कि उसी चेन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, और ये यही खूंटा है जिसमें गाय को आपने बांध रखा है, ऐसा है शेप। इसका मतलब ये इसके कांटेक्ट में यदि नहीं है तो रेयर बन जाएगा, और वो ज्वाइन कर देंगे हम लोग तो वो डेंसर बन जाएगा। समझ में आ गया डिस्टिंक्शन? यदि हमने फिक्स कर दिया, मान लो कि कील में एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, तो जहां पर वो वेव स्ट्राइक करेगा, कील जहां पर स्ट्रिंग अटैच है, तो वो बन जाएगा डेंसर मीडियम। और वही एक चेन से वेव का प्रोपगेशन हो रहा है और वो एंड फिक्स ना हो, ओपन हो, तो वो हमारा ओपन बाउंड्री या रेयर मीडियम बन जाए। क्लियर? अब हम लोग वेव का इक्वेशन देखेंगे, ये रिफ्लेक्शन में वेव का इक्वेशन क्या बनता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब जैसे एक रिजिड बाउंड्री, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हमने लिखा। रिजिड बाउंड्री का मतलब अभी जस्ट बताया कि फिक्स होगा। अब वेव कैसा पैटर्न देता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। ध्यान दो, यहां से ये वेव पल्स क्रिएट हुआ, अब ये वेव पल्स क्रिएट होता हुआ यहां स्ट्राइक किया, ये हमारा इंसिडेंट वेव बन गया, वाई आई से रिप्रेजेंट। इस वेव का प्रोपगेशन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हो, इसका मतलब इंसिडेंट वेव को हम लोग लिख देंगे ए साइन। हमने आपको पहले भी कह रखा, हम लोग एम्पलीट्यूड का भी कैपिटल लेते कभी स्मॉल लेते, दोनों यूज कर रहे हैं। इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप बुक जब पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, तो कहीं पर स्मॉल है कहीं कैपिटल है, तो दिक्कत नहीं होगी। तो वाई इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जिसका प्रोपगेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या पोजीशन हम लोग ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में इंसिडेंट वेव ये हुआ। इसका मतलब यहां पर ये क्रेस्ट यदि यहां है और यहां पर ये फिक्स है, यहां पर ये वेव स्ट्राइक किया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि यहां से एक रिएक्शन एग्जर्ट होगा और ये वेव हमको ऐसा मिलेगा इस फॉर्म में। इसका मतलब क्रेस्ट बिकम्स ट्रफ। अब ये वेव रिफ्लेक्ट हो गया। अब रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या बनेगा, इसका प्रोपगेशन किधर हो गया, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो रिफ्लेक्टेड वेव।
y इज इक्वल टू ए साइन, डायरेक्शन बदल गया तो प्लस के एक्स, ये तो हो गया। अब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? जब क्रेस्ट ट्रप बन जाता है तो फेज डिफरेंस पाई का देता है 180। जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो फेज डिफरेंस कितना दे दिया? पाई का। अब हम लोगों ने पढ़ा मैथमेटिकली कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन थीटा। अब इसका मतलब यहां पर ये पूरा थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, तो फाइनली रिफ्लेक्टेड वेव क्या बन जाएगा? साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, मीन्स माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन ये बन गया, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो जब भी रिफ्लेक्शन हमारा रिजिड बाउंड्री से होगा, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन आप याद रखेंगे और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन ये याद रखेंगे। हो गया? इरेज करें। अब नेक्स्ट आ जाए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ओपन बाउंड्री। ठीक, तो ओपन बाउंड्री में क्या आएगा इक्वेशन? इंसिडेंट वेव तो ऐसा ही है। अब रिफ्लेक्टेड वेव क्या बनता है देखते हैं। तो हमने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक फिक्स एंड, ठीक, और यहां एक सिंपल एक स्ट्रिंग और ये ओपन है, तो यहां से एक वेव पल्स क्रिएट हुआ और ये स्ट्राइक किया, तो ये ओपन बाउंड्री हो गई। तो इंसिडेंट वेव को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के। अब ये रिजिड नहीं है, ओपन है, इसका मतलब वेव जो क्रेस्ट के फॉर्म में स्ट्राइक किया, देयर इज नो रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द बाउंड्री, मींस सिंपल वेव रिफ्लेक्ट हो गया सेम मीडियम, तो क्रेस्ट क्रेस्ट ही रह गया। इसका मतलब किसी तरह का फेज डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज कर गया। तो डायरेक्शन जब चेंज कर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या बन जाएगा? ए साइन ओमेगा टी और प्लस के एक्स। नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की जगह पर क्या आ गया? जीरो। तो रिफ्लेक्टेड वेव हम लोग क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इंसिडेंट का ये फॉर्म याद रखना है और रिफ्लेक्टेड वेव का ये फॉर्म याद रखना है। हो गया? इरेज करें। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, ये दोनों पढ़ लिया, रिजल्ट हमारा वही है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नंबर ऑफ वेव्स, बहुत सारे वेव्स साइमल्टेनियसली किसी मीडियम में एंटर कर रहा है। तो यहां पर कहता है कि सारे वेव्स का जब हम एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं तो यहां पर वेव को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब सारे वेव्स का वेक्टर सम हो जाए। अब वेक्टर सम क्या है? सिंपल, मान लो हमने कहा कि एक वेव ट्रेन जिसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को y1 से रिप्रेजेंट किया और दूसरा वेव ट्रेन जिसके डिस्प्लेसमेंट को y2 से रिप्रेजेंट किया, तो ये दोनों वेव किसी पॉइंट पर ओवरलैप कर जाए, सुपर इम्पोज कर जाए, तो मैथमेटिकली क्या करेंगे? कहता कि जब सुपर इम्पोज कर जाएंगे तो आप इसको मैथमेटिकली मींस इसका वेक्टर सम कर देंगे। इसी को हम लोग जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं या टोटल उसका हम समेशन निकालते हैं जिसको वेक्टर सम कहते हैं, तो वही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन में भी कि बहुत सारे मासेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सब का फोर्स का वेक्टर सम निकालते थे, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर भी जितने भी वेव ट्रेन है सबको हम लोग ऐड कर देंगे। इसी प्रोसेस को, इसी प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो कहता है द डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली at a point in a medium is the vector sum of the individual displacement, means y1 individual displacement है एक वेव का, y2 another वेव का इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो इन सब का जब हम वेक्टर सम निकालते हैं तो वेक्टर सम सारे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐड कर, अब यहां जब ऐड करते हैं तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्टेंट वेव आता है। अब ये जो रिजल्टेंट वेव आता है इसके तीन पार्ट बनते हैं। अब तीन पार्ट में क्या होगा? हो सकता है कि दोनों वेव एक डायरेक्शन में हो, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों वेव का वेलोसिटी सेम हो, दोनों वेव का फेज डिफरेंस सेम हो सकता है कि एक वेव दूसरे वेव के अपोजिट हो, ये भी कंडीशन आ सकता है। एक वेव का फ्रीक्वेंसी दूसरे वेव के फ्रीक्वेंसी से टैली नहीं करता हो। ये सारे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। तो यही हमारा एप्लीकेशन में आ जाएगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहां पर रिजल्ट हमको तीन तरीके का रिजल्ट मिलता है। एक देख लीजिए क्या हो रहा है। पहला, डिफर इन फेज, फेज डिफरेंस सिर्फ यहां पर डिफरेंस हो और वेव का एडिशन हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इसका मतलब इंटरफेरेंस के कंडीशन में दोनों वेव जब ट्रैवल करेंगे सेम डायरेक्शन में, एक वेव दूसरा वेव, इसका फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक। दूसरा कंडीशन आ जाएगा स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स का मतलब एक वेव ऐसा है, ठीक, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स राइट, और दूसरा जो वेव है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो, ठीक। तो उस कंडीशन में जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? डिफर्स इन डायरेक्शन, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा? स्टेशनरी वेव्स। तीसरा कंडीशन कहता है कि दोनों वेव ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। पहले वाले का फ्रीक्वेंसी ν1, दूसरे वाले का ν2, ν1 इज नॉट इक्वल टू ν2। तो इस कंडीशन में फॉर्मेशन ऑफ बीट्स होता है, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नहीं सुना है? जब आप कोई म्यूजिकल कंपटीशन में आप सुनते रहते होगे कि उसके बीट्स ऐसे हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वहां पर बीट्स का फॉर्मेशन जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, फेज कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, तो इंटरफेरेंस।
डायरेक्शन अलग होगा तो स्टेशनरी वेव। आ गया समझ में? चलो अब नेक्स्ट आ जाए। अब इंटरफेरेंस में क्या क्या हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा वो देख लेते हैं एक बार। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव कहता टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अभी बताया सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी और इक्वल एम्पलीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं। कहता मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक, दे सुपरपोज ईच अदर रिजल्टिंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक, अब इंटरफेरेंस में क्या आ रहा है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हो रहा है वो सम ऑफ क्या, देखो, ड्यू टू इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट दैट पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू ईच वेव सेपरेटली। जो रिजल्टेंट होगा वो ईच वेव के इंटेंसिटी से डिफरेंट होगा। मान लो आपने इंटेंसिटी I1 लिखा फर्स्ट वेव का, दूसरे वेव का इंटेंसिटी I2, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो I1 I2 से डिफरेंट मींस हो सकता है कि वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi कुछ ऐसा टर्म दे, तो वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी से डिफरेंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और दूसरे को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? एक वेव ट्रेन चला, दूसरा वेव ट्रेन भी सुपर इंपोज कर इसी पर। अब जब सुपर इंपोज किया तो उसके कलर को हम बदल देते हैं, ये सुपर इंपोज कर। तो यहां पर एक कंडीशन आया जहां पर ये दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया। देखो रिजल्टेंट इसी के बीच में कहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो हमने एक ग्रीन कलर का इंटेंसिटी या ग्रीन कलर का एम्पलीट्यूड दिखाया, एक व्हाइट कलर का दिखाया, तो जो रिजल्टेंट आएगा यदि पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे वाले का A2, तो यहां पर A1 प्लस A2 आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो गया। इस कंडीशन में जो वेव या जो इंटरफेरेंस मिलता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब एम्पलीट्यूड का एडिशन हो जाए और ऐसा कंडीशन आ जाए कि एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाए मींस A1 माइनस A2, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है और एम्पलीट्यूड ऐड हो रहा है तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एम्पलीट्यूड जब सब्ट्रैक्ट होगा तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैथमेटिकली मान लो एक एग्जांपल दे रहा है, ऐसे आएगा ही ये रिलेशन, हम लोग सीखेंगे ही कि मान लो एक इक्वेशन आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। अब cos phi का वैल्यू 1 डालो तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 आ गया, मीन्स A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ऐड हो गया। और cos phi का वैल्यू -1 डालो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, तो क्या आ गया? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो जब प्लस हो गया तो वो कंस्ट्रक्टिव, और जब माइनस हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आ गया समझ में? इरेज करें तो इंटरफेरेंस के दो टाइप बन जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब इंटरफेरेंस में कहता है कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। उससे मेरा एनर्जी क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगा इंटरफेरेंस पैटर्न, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉर ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस द साउंड द सोर्सेस प्रोड्यूसिंग इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट।
कोहेरेंट का मतलब है कि यहां पर सेम फेज या कांस्टेंट फेज। ठीक, तो यहां पर कोहेरेंट का मतलब सेम सोर्स, या सिंपली आप ऐसे समझ लो कि दोनों सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। ऐसा ना हो कि दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रहा है। मान लो दोनों के वेव के बीच π/3 का फेज डिफरेंस है, तो मेंटेन रहे, उसको हम लोग कोहेरेंट कहते हैं। ठीक, अब बोलचाल की भाषा में हम लोग एक 60 वाट का बल्ब जला दे और एक 100 वाट का बल्ब जला दे, लाइट वेव्स के फॉर्म में समझ। तो 60 वाट का बल्ब का जो इंटेंसिटी होगा और 100 वाट के बल्ब के इंटेंसिटी, दोनों के बीच में एक स्टेबल फेज रिलेशनशिप नहीं आता है। इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं, उनके बीच का एक स्टेबल फेज रिलेशनशिप आना चाहिए। समझ में आ गया? इसका मतलब एक ही सोर्स से वो स्टार्ट होगा। तो कोहेरेंट का मीनिंग हम लोग यही समझ ले कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस स्टेबल। तो कोहेरेंट सोर्सेस होगा तभी इंटरफेरेंस मिलेगा, इनकोहेरेंट हो जाएंगे तो इंटरफेरेंस नहीं हो। तो यहां पर हम लोगों को यही समझना है कि कोहेरेंट का मतलब स्टेबल या सिंपली कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर समझ में, कल इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक, आज की क्लास में यहीं तक।